नमस्कार दर्शकों, मैं हूं डॉक्टर कायनात काजी और आज मैं आपको लेकर आई हूं मांडू। और मेरे साथ मौजूद है राजू गौरासिया जी, जो कि गाइड हैं और मांडू के बड़े ज़बरदस्त जानकार हैं। इनको बड़ी मुश्किल से ढूंढा है मैंने, कल से खोज रही थी और आते आते संदेशा भिजवाया था कि राजू भाई थोड़ा सा समय निकाल लीजिए और मेरे दर्शकों को मांडू की जो ऑथेंटिक जानकारी है वो मैं आप ही के श्री मुख से सुनवाना चाहती थी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में राजू भाई, आपने समय निकाला मेरे लिए, इसके लिए दिल से आभार। मांडू की कहानी सुनाइए। देखिए, मांडू की जो उत्पत्ति वो 6ठी शताब्दी से हुआ है, 6th सेंचुरी से। 11th सेंचुरी के अंदर मांडू में 700 मंदिर थे, 300 जैनियों के थे, 400 हिंदुओं के थे। लास्ट पीरियड जो रहा है वो मुगल पीरियड रहा है। उन्होंने मंदिरों को तोड़कर मस्जिद, मकबरे और पैलेसों में कन्वर्ट कर दिया है। उन्हीं पत्थरों का उपयोग पैलेसों में लिया गया है। तो कुल मिला के 11th सेंचुरी टू 13th सेंचुरी मांडू में परमार राजाओं ने राज किया था। 13 to 16 सेंचुरी गोरी, खिलजी और मुगल रहे थे। 1723 to 1823 अबाउट 100 ईयर के लगभग प्लेग होने के कारण मांडू वीरान रहा था। 1823 के अंदर जो परमार हार के महाराष्ट्र चले गए थे, वापस जब वो आए तो उनका टाइटल चेंज हो गया, परमार से पंवार हो गए। तो मीणाबाई पंवार के द्वारा राम मंदिर और जैन मंदिर मांडू की स्थापना की गई और फिर से धीरे धीरे मांडू में पब्लिक रहना चालू हो गई। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा फोर्ट है मांडू। 77 स्क्वायर किलोमीटर में मांडू फैला हुआ है और मैप ऑफ मांडू फोर्ट के अंदर 48 मॉन्यूमेंट है। उसमें से हम लोगों को मेजर मॉन्यूमेंट देखना है। मांडू 3 ग्रुप में डिवाइड है। जिस ग्रुप के अंदर हम लोग बैठे हैं ये रॉयल ग्रुप कहलाता है। इसमें जहाज महल, हिंडोला महल, चंपावाड़ी, शाही महल और हमाम है। विलेज ग्रुप में मस्जिद है, मकबरा है जिसको देख के ताजमहल का निर्माण करवाया है और अशरफी पैलेस है। रेवाकुंड ग्रुप में जहाँ रूपमती नर्मदा के दर्शन करती थी वो रेवाकुंड ग्रुप कहलाता है। उसमें रूपमती पवेलियन है, बाज बहादुर है, रेवाकुंड है और इको पॉइंट है। अब बात कर रहे हैं हम रॉयल ग्रुप की। सामने जो मॉन्यूमेंट देख रहे हैं इस बिल्डिंग का नाम है जहाज महल। जहाज का अर्थ होता है शिप, पानी में तैरने वाला। मॉन्यूमेंट का नाम जहाज महल इसलिए रखा गया है, इसके बैक साइड में मुंज तालाब है, फ्रंट साइड में कपूर तालाब है। जब फुल बारिश होती है तो दोनों तालाबों में फुल पानी भर जाता है। कोई भी व्यक्ति ऊपर चढ़ के देखेगा, दोनों साइड पानी नजर आने के कारण उसे सब प्रतीत होगा जैसे मैं जहाज में सफर कर रहा हूँ। इसलिए इस इमारत का नाम जहाज महल रखा गया था। मुंज तालाब मतलब पीछे वाला तालाब की खासियत ये थी कि मालवापति मुंजदेव जो राजा हुआ था उनके नाम से उस तालाब का नाम रखा गया था मुंज तालाब। और कपूर तालाब की खासियत ये थी कि एक बादशाह हुआ था मांडू के अंदर 1469 में, गियासुद्दीन खिलजी। उनका यह मानना था कि कृष्ण भगवान अपने दरबार में 16,000 गोपियाँ रख सकते हैं, तो मैं 1600 बेगम क्यों नहीं रख सकता हूँ। गियासुद्दीन खिलजी ने 1600 बेगमें रखी थी। उसमें से वो 2 प्रकार की बेगमों को पसंद नहीं करते थे। एक तो जो खा के बहुत मोटी हो जाया करती थी और दूसरी जिसके सफ़ेद बाल होते थे। जिस बेगम के सफ़ेद बाल होते थे उनके लिए उन्होंने ये तालाब बनवाया था। इस तालाब में कपूर और जड़ी बूटी डाल के बेगम को नहलाने से सफ़ेद बाल काले हो जाया करते थे, लेकिन आजकल नहीं होते हैं। और मोटी बेगमों के लिए उन्होंने चौराहे पर एक 7 मंजिला ऊंचा अशरफी महल बनवाया था। जो हमने देखा, हाँ। अशरफी मतलब गोल्ड कॉइन, सोने का सिक्का। एक सीढ़ी पर एक अशरफी, विदाउट जंप, विदाउट रन। इस प्रकार से बेगम को 7 मंजिलों पर तक चढ़ना होता था और उतरना होता था। उससे उसका एक्सरसाइज होता था और जो मोटी बेगम रहती थी वो दुबली पतली हो जाया करती थी। उस समय में ये एरिया उस समय में ये एरिया 1.5 किलोमीटर में फैला हुआ था। पूरा एरिया हरम कहलाता था। इसमें किसी भी जेंट्स को अलाउड नहीं था। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब चलते हैं हम वो सारी चीज़ें देखने जो आपने एक एक चुन चुन कर पॉइंट्स हमें दिखाने हैं आगे। तो आगे की बातचीत हम चलते चलते करेंगे राजू भाई के साथ। चलिए। जहाज महल पर पहुंच गए हैं हम टहलते टहलते। राजू भाई, इस जहाज महल की जो संरचना है आपको लगेगा कि ये नॉर्मल सी चीज़ है, जैसे कि और संरचनाएं होती हैं और हिस्टोरिकल प्लेसेस होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सुनने वाली बात है। राजू भाई, क्या खास है? ये जो 2 बड़े-बड़े मार्बल वाले पिलर दिखाई दे रहे हैं मैम, इसके अंदर अंडरग्राउंड पाइपलाइन बना हुआ है। पाइपलाइन? यस इन पिलर्स में? पिलर्स के अंदर। कौन सी शताब्दी में बने? ये 1469 के अंदर। सुन रहे हैं, 14वीं शताब्दी में पाइपलाइन की बात हो रही है, अंडरग्राउंड की। लेदर बैग से एनिमल जो है पानी को पूल करते थे, वहाँ से प्रेशर से इसके अंदर पानी डाला जाता था। वही पानी फाउंटेन के रूप में बाहर निकल जाता था। पानी वेस्टेज नहीं हो, पानी कपूर टैंक के अंदर स्टोरेज किया जाता था।
और ये जो चैनल देख रहे हैं जो आज आप और हम लोग यूज़ कर रहे हैं, आज से 500 साल पहले उन लोगों ने यूज़ कर लिया था रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। जितना भी रूफ का पानी रहता था कलेक्ट करके दो अलग अलग बावड़ियों के अंदर डाला जाता था। एक बावड़ी इस कॉर्नर पे बना हुआ है और कटोरा बावड़ी उस कॉर्नर पे बना हुआ है। क्या बात है, मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमें वैज्ञानिकों से सीखने की ज़रूरत नहीं है। हमारा अपना जो परंपरागत इतिहास है उसके परतों में बहुत कुछ छुपा हुआ है, ज़रूरत है उसे खोजने की, और हम मांडू यही खोजने आए हैं। तो आइए आगे दिखाते हैं। तो इस संरचना का निर्माण हुआ 15वीं शताब्दी में खिलजी डायनेस्टी के अति प्रतापी राजा जिन्होंने गयासुद्दीन खिलजी, जिन्होंने बहुत सारा धन भारत से ही निकाला और भारत में ही ये सब कंस्ट्रक्शन कराया। तो वो अपनी रानियों को कुछ बहुत कंफर्टेबल देना चाहते थे। भगवान कृष्ण से प्रभावित थे, ऐसा राजू भाई का कहना है कि जब भगवान कृष्ण 16,000 रानियाँ रख सकते हैं तो गयासुद्दीन खिलजी साहब कितने रख सकते हैं? 1600। वो 1600 पर टिक गए थे, तो उन्होंने ये बनवाना शुरू किया। आइए सामने जो बिल्डिंग देख रहे हैं इस बिल्डिंग का नाम है जल महल। पानी में स्थित होने के कारण इसको जल महल कहा जाता है। एक्चुअली जहांगीर और नूरजहां 1612 के अंदर मांडू में आए थे तो लोग इसी इमारत में ठहरे थे। और पीछे जो रूम्स देख रहे हैं उस बिल्डिंग का नाम है शाही महल। रूपमती का वो ओरिजिनल रेसिडेंस था। यहीं से रूपमती नर्मदा दर्शन के लिए रूपमती पवेलियन जाती थी, जहाँ से हम लोगों को जाना बाकी है। इसी तालाब का नाम है मुंज तालाब। अच्छी बारिश होने पर तालाब का जो पानी है बिल्डिंग के बॉटम में आ जाएगा, तब आप ऊपर से देखेंगे तो बिल्डिंग जो है जहाज के माफिक दिखाई देगा। जब सभ्यताएं मिलती हैं तो कुछ नया क्रिएट होता है। बनवाया खिलजी ने, लेकिन जो आकार है वो है कछुए का। प्योर भारतीय स्थापत्य कला का एक नमूना। ये कुंड कछुए के आकार का बना है। महल में घूमते घूमते अब मैं आ गई हूँ एक और महान संरचना पर, जो प्रमाण है किस तरह से लोग यात्राएं करते हैं और उनके साथ यात्राएं करती है उनकी सभ्यता के कुछ अंश, उनकी कला के कुछ अंश। तो मेरे पीछे जो आर्किटेक्चर है वो रोमन गॉथिक आर्किटेक्चर है और जिसे बनवाया गयासुद्दीन ने है, यानी कि मध्य एशिया से आ रहे हैं लेकिन यूरोप से प्रभावित हैं। तो इसकी जो संरचना है ये बड़ी आधुनिक, बड़ी अद्भुत संरचना है। इसका कोई बेस नहीं है, यानी कि फाउंडेशन नहीं है, बिना फाउंडेशन की बनी संरचना है। पिरामिड आर्किटेक्चर के हिसाब से बनी हुई है, यानी कि ये नीचे से चौड़ा है और ऊपर से पतला है, यानी कि इसको फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका जो आधार है वो चौड़ा है। यहाँ एक बहुत ही अनोखी चीज़ होती है रोज़ शाम को कि एक लाइट एंड साउंड शो है, लेज़र शो है, जिसे रिकॉर्ड करने वाला है। आपको उसे आकर अनुभव भी करना पड़ेगा। और उसको जो आवाज़ दी है वो दी है आशुतोष राणा ने। आशुतोष राणा मध्य प्रदेश से ही आते हैं, यहीं के एक अनमोल रतन है। उनकी आवाज़ में सजा हुआ वो लाइट एंड साउंड शो, जो कि लेज़र भी इन्वॉल्व है उसमें, लेज़र लाइटिंग की तकनीक का आधुनिक किस्म का लाइट एंड साउंड शो है। और भारत में जितने भी लाइट एंड साउंड शोज़ हैं उसमें वन ऑफ द फाइनेस्ट लाइट एंड साउंड शो आई कुड से कहा जा सकता है। आपने बहुत सारी तस्वीरों में ये देखा होगा, जो अभी हम आपको दिखाने ले जा रहे हैं अंदर से, वो जो स्ट्रक्चर है बड़ा जाना पहचाना है। वो कह सकते हैं कि वो मांडू की पहचान है। क्योंकि खिलजी और ये जितने भी लोग थे ये मध्य एशिया से भारत आए थे, तो ये अपने साथ एक चीज़ और लेकर आए थे। वो बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है जो कि है हम्माम। हम्माम भारतीय चीज़ नहीं थी, वो मध्य एशिया की एक ट्रेडिशन है कि नहाने के समय अनेक प्रकार के सुगंधित द्रव्य और इत्र, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके, स्टीम इस्तेमाल करके आप रिजुविनेट होते थे। तो यहाँ पे एक वैसा ही स्ट्रक्चर है अंदर, हम उसे देखने जा रहे हैं। आइए। वो जो कहते हैं ना भूल भुलैया, कुछ ऐसी होती है। मेरे पीछे है हम्माम। क्या खास है इसमें, दिखाएंगे, जल्दी आइए। ये जो संरचना है
इसकी जो बारीकियां हैं वो राजू भाई बताएंगे। इस जगह का नाम है हमाम। हमाम में से पर्शियन लैंग्वेज होता है। हमाम का अर्थ था नहाने की जगह या बाथरूम। उस समय में साइड में तो पानी की टंकी बनी हुई थी, डबल पाइपलाइन है, एक में ठंडा दूसरे में गर्म पानी, घूमते हुए दो छोटे छोटे टबों में स्टोरेज होता था, इस साइड में और इस साइड में। दो चेंजिंग रूम बने हुए, एक इधर है एक इधर है। अब आज से 500 साल पहले की आप स्टीम बाथ फैसिलिटी देखेंगे। चूल्हा जलाया जाता था, वाटर बाउल रखा जाता था, बिल्डिंग के अंदर पूरा अंडरग्राउंड चैनल दिया हुआ है। ये जो आपको हॉल दिखाई दे रहे हैं, इससे स्टीम निकलती थी और बेगम यहाँ पर खड़े होकर स्टीम बाथ किया है। ये एरोमा के लिए यहाँ बॉल रखा जाता था। जी मैम। और यहाँ से ये चैनल्स हैं, ये स्मॉल स्मॉल चैनल्स हैं जिनसे कि जो स्टीम थी वो ऊपर जाती थी। ये सब पाइपिंग है, अंडरग्राउंड पाइपलाइंस हैं। ओके। ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए राजू। ये शाही महल है जो मैंने आपको बताया। रूपमती का ओरिजिनल रेसिडेंस यही था। यहीं से रूपमती नर्मदा दर्शन के लिए पवेलियन जाया करती थी। मैंने बताया कि पूरा एरिया जो है ये हरम कहलाता था। बाद में अलग अलग पार्ट में अलग अलग छोटे छोटे मॉन्यूमेंट के नाम दे दिए गए हैं। अच्छा, जब बात निकली है रूपमती की, तो रूपमती और बाज बहादुर की कहानी सुने बिना तो हम छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल बताएंगे। तो रूपमती जो थी वो थान सिंह की लड़की थी, निमाड़ क्षेत्र धर्मपुरी की रहने वाली थी। रूपमती का ऐसा नियम था कि जब तक वो नर्मदा नदी के दर्शन नहीं करेगी तब तक अन्न और जल ग्रहण नहीं करेगी। रूपमती क्या करती थी कि रोजाना सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग नर्मदा नदी के दर्शन करती थी और 18 वर्ष तक की उम्र तक वो धर्मपुरी गांव में ही संगीत बजाया करती थी। अकबर के सेनापति के रूप में जब बाज बहादुर मांडू में आता है, बाज बहादुर शिकार का भी शौकीन देता है और संगीत का भी शौकीन देता है। जब बाज बहादुर शिकार के लिए निकल जाता है तो वहाँ उसे कोई भी शिकार नहीं मिलता है। फिर एक सैनिक द्वारा उसे पता चलता है कि यहाँ पर एक कन्याकुमारी है जो अच्छा संगीत बजा लेती है। तो रूपमती का और बाज बहादुर का दोनों का आपस में संगीत गीत का कॉम्पिटिशन होता है और दोनों जो है संगीत प्रेमी बन जाते हैं। बाज बहादुर रूपमती को मांडू लाना चाहता है, लेकिन रूपमती के नियम और शर्त रहती है कि बगैर नर्मदा दर्शन के वो अन्न और जल ग्रहण नहीं करेगी। इसलिए बाज बहादुर क्या करता है कि पहाड़ी के ऊपर रूपमती के लिए एक पवेलियन बनाता है ताकि रूपमती पर डे वहाँ से नर्मदा नदी के दर्शन कर सके। यहाँ रूपमती की जो पवेलियन है वहाँ से नर्मदा के दर्शन करती थी रानी रूपमती। जी। और कितना फासला होगा उस पवेलियन का नर्मदा नदी से? अबाउट 23 किलोमीटर के लगभग है। 23 किलोमीटर के फासले का मतलब प्रेम हो तो ऐसा कि अपनी प्रेमिका की ऐसी शर्तें भी मानी जा सकती हैं कि उनको नर्मदा देवी के दर्शन करने हैं, नर्मदा नदी के दर्शन करने हैं, तो वो पूरे किए जाएंगे। क्या बात, बहुत सुंदर। इसीलिए मांडू को बाज बहादुर और रानी रूपमती के अमर प्रेम के स्मारक के रूप में जाना जाता है। मांडू में जहाज महल के अलावा जो दूसरी सबसे बड़ी संरचना है जो देखने से ताल्लुक़ रखती है वो है यहाँ की जामी मस्जिद। इस मस्जिद का निर्माण मांडव के सुल्तान होशंग शाह गौरी ने आरंभ किया था व इसे मुकम्मल करवाया महमूद शाह खिलजी ने सन 1454 में। इस छोटे से मांडव में आज लगभग 48 संरचनाएं हैं जो देखने से ताल्लुक़ रखती हैं, जिसमें आलमगीर दरवाज़ा, दिल्ली दरवाज़ा, हाथी पीर दरवाज़ा, चंपा बावड़ी, सुजान तालाब, उजाला बावड़ी, तबेला महल, राम मंदिर, नीलकंठेश्वर, रेवा कुंड, तारापुर दरवाज़ा, सराय आदि संरचनाएं शामिल हैं। मांडू के इतिहास में इतना कुछ छुपा हुआ है कि ये 3 दिन भी कम पड़ते हैं इसे पूरी तरह देखने के लिए। आप भी चले आइए मांडू मेरे साथ इतिहास के कुछ पन्ने खंगालने के लिए।